सर हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। जो सितंबर में हमारे 80 मार्क्स के होंगे पेपर, उसमें सारी मैक्रो आएगी और सर ने कहा है, स्कूल वाले सर ने। क्या मतलब? जो मैक्रो की जो बुक है उसी के सारे चैप्टर जाएंगे, वो इंडियन इकोनॉमी से कुछ नहीं आएगा अभी, जो 80 मार्क्स से सितंबर में होंगे। सर मैं सितंबर वाले में वो आएगा वो मनी क्या? बैंकिंग, बजट, चारों नेशनल इनकम के चैप्टर्स और बजट और बीओपी, और आईडी से आएगा चैप्टर 1, 2, 3, 5 और 6। पहले मुझे बता, स्क्रीन शेयर हो रही है भी आपके साथ? मैं एक मिनट बाद में दोबारा आपसे दोबारा बात करूंगी। नहीं सर, स्क्रीन शेयर तो नहीं हो नो सर, रही। अभी नहीं हो रहा। नहीं हो रही। अब हो रही है? यस सर। यस सर। आप बताओ क्या नजर आ रहा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये अपना हो चुका है ना प्राइवेटाइजेशन से? यस सर। यहाँ से स्टार्ट करना अपने को, सही है? यस सर। यस सर। चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो। इंक्रीजिंग इंटरेक्शन, देखो मैं आपको पढ़ा तो चुका ही हूँ, बट सिर्फ आपको रेडी कराना है, एक बार देखिए। कह रहा है इंक्रीजिंग इंटरेक्शन, ग्रोइंग इंटरनेट इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड वाइडनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तीन बातें बोली इसमें। एक तो हमें दूसरे देशों में इंटरेक्शन बढ़ाना है, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, सारे देशों के पास जाते हैं, मिल के आते हैं, और भाई बढ़िया, मम्मी ठीक, पापा ठीक, डैडी ठीक, चाचा ठीक, सब रिलेशन पूछ के आते हैं। ठीक है, तो ये कहता है इंक्रीजिंग इंटरेक्शन। मानो दो देशों में आपस में लड़ाई हो रही है, दोनों के बीच में मीडिएशन करवाना, इस तरीके की बातों को कहते हैं इंक्रीजिंग इंटरेक्शन। ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का मतलब परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का मतलब जैसे हमें कोई चीज चाहिए, हमारे यहाँ पे आगे बाढ़, अब जैसे मानो बरसातें चल रही है ना, तो आप कोई मम्मी पापा से ना, धनिया क्या रेट आ रहा है, धनिया क्या रेट आ रहा है, शिमला मिर्च क्या रेट आ रही है, तो देखोगे पहले जो रेट 10 रुपए पाव मिल रहा था ना धनिया, अब वो 20 रुपए का 100 ग्राम मिल रहा है। यानी कि जो चीज पहले 30-40 रुपए किलो आ रही थी, अब वो 200 रुपए से 300 रुपए किलो हो जाती है इस जमाने में। रीजन क्या है भाई? बाढ़ आती है, तूफान आता है, हर जगह पे बारिश आई, धनिया बह जाता है और चीज महंगी हो जाती है। लेकिन ऐसे समय पर हम क्या करते हैं, हम दूसरे गांव देशों से धनिया मंगवाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके की चीजों के रेट क्या रहते हैं? इन चेक रहते हैं, मतलब लिमिटेड रहते हैं। तो इंक्रीजिंग इंटरेक्शन, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड वाइडनिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, वाइडनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, हमें वर्ल्ड की इकोनॉमी में इंटीग्रेशन करना, मतलब जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमारे देश में जो चीज बन रही है वो तो हम यूज कर ही सकते हैं और अपने देश के लोगों को बेच ही सकते हैं, ऐसे कोई और देश भी हमारे ही देश का एक पार्ट बन गया। जैसे सोचो अभी हमारी इकोनॉमी है, अब हमारे देश में इस इकोनॉमी में कई सारी स्टेट्स हैं, तो जस्ट लाइक पूरा वर्ल्ड एक पूरा नेशन बन जाएगा और सारे देश उसके क्या बन जाएंगे? छोटी छोटी स्टेट बन जाएंगी, जो कि आपस में क्या कर सकती हैं? इंटरेक्ट कर सकती हैं, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट हो सकती है। बात समझ में आ रही है कुछ? यस सर। ठीक है, जैसे भी हमारे देश में महाराष्ट्र से कोई माल मंगवाना चाहे कोई दिक्कत नहीं, मंगवा सकते हो। ठीक है, चंडीगढ़ से मंगवाना चाहे मंगवा सकते हो। ऐसे ही पूरा वर्ल्ड को सोचो, पूरा एक नेशन, और हम सब देश उसके क्या बन जाएंगे? स्टेट्स, और सबके सब स्टेट्स आपस में क्या कर सकती है? डील कर सकती है। तो जस्ट लाइक हमने पूरे देश को एक ही, पूरे वर्ल्ड को क्या बना दिया? एक ही देश बना दिया, और बाकी सबके सब देश आपस में क्या हो गए? इकोनॉमिकली एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए। ठीक है बेटा, आउटकम ऑफ सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज, यानी कि बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती है एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स ग्रेटर इंडिपेंडेंस, मतलब ज्यादातर लेवल पर हम क्या हो सके? एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो सके, इंटरडिपेंडेंट हो सके, मतलब वो हमसे कोई ना कोई माल मंगवाए, हम उनसे कोई ना कोई माल मंगवाए, ताकि जब हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे तो कोई भी किसी से बेईमानी करने की कोशिश नहीं करेगा या धोखाधड़ी करने की कोशिश नहीं करेगा, और सभी क्या होंगे? एक दूसरे से रिलाय करेंगे, सभी एक दूसरे से माल मंगवाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, एक्सेट्रा। तीसरी बात उसमें बोली, इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिविटीज ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ठीक है, यानी कि इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना है,
ऐसी एक्टिविटीज करनी जो कि ट्रांसेंड करेंगे, मतलब झुकाव देंगे किसी तरफ, इकोनॉमिक, सोशल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की तरफ। यानी सारी बाउंड्रीज, सारी बंदिशें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और सब देश एक दूसरे से क्या करेंगे, एक भाईचारे की तरफ काम करेंगे। बताओ बात समझ में आ रही है? यस Yes. सर। Got it? So this is all in all जो हमारे पास है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। यानी कि रीजन में अगर कोई हमसे पूछे इसको सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, पीपल एंड नॉलेज अक्रॉस द नेशन। फ्री मूवमेंट करनी है हमें किसी की, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, मनी, पीपल एंड नॉलेज अक्रॉस द नेशन। दो देशों के बीच में, किसी भी दो देशों के बीच में ये सब चीजें इजीली क्या हो सकते, ट्रांसफर हो सकते हैं। इसी का नाम क्या है, ग्लोबलाइजेशन। बताओ राजे, क्लियर? Yes, जी sir. सर। Yes, sir. नेक्स्ट, अब हमने पॉलिसीज क्या क्या दी। देखो अब हमारे देश ने उस समय पर 1991 में क्या क्या किया, अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी की तो हम बात नहीं कर रहे हैं। तो कह रहा है प्रायर टू 1991 फॉरेन इक्विटी लिमिट वाज रिस्ट्रिक्टेड। फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं था, या था तो बहुत कम था, ठीक है, 20%, 30%, 40% मैक्सिमम। लेकिन हमने लिमिट क्या कर दी, रेज कर दी 51% तक। 51% का मतलब आप समझ सकते हो, भाई दो बंदे हैं, हम दोनों 50-50 है, मतलब हम दोनों बराबर है। लेकिन अगर मेरे पास 51% स्टेक है तो मैं क्या हो गया, ज्यादा मेजोरिटी में आ गया। आप माइनॉरिटी में चले गए, तो हमारे देश में फॉरनर्स को अलाउ करा गया 40% से 51% स्टेक तक। अब तो कितनी भी स्टेक ले सकते हैं। अप्रूवल, सैंक्शन एंड कंस्ट्रेंट। अप्रूवल लेना, सैंक्शन करना और कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब बंदिश, रुकावटें होता है कंस्ट्रेंट का मतलब। ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैव बीन रिलीज आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मतलब कोई भी रुकावटें, बंदिशों को हटा दिया गया और कहा गया जैसे मर्जी आप ट्रेड करना चाहते हो करो। इससे हमारी इक्विटी लिमिट जो होगी पार्टिसिपेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कितना भी पैसा हमारी कंट्री में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी बेटा बताओ, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो ये हमारे पॉलिसी मेजर ये है कि तीन बातें याद रखो। फॉरेन इक्विटी की लिमिट हमारी हटा दी गई, 40% से 51% कर दी गई। अप्रूवल, कंस्ट्रेंट्स एंड सैंक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिलीज आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्लियर? नेक्स्ट, अब आता है डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। अंडरस्टूड है? जब हमें ग्लोबलाइजेशन करना था तो हमने क्या करा, पहले हमारा जो था फिक्स इकोनॉमिक, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हुआ करता है, जिसमें पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास रहता था, गवर्नमेंट के पास। अब हमने फिक्स एक्सचेंज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फ्लोटिंग एक्सचेंज में। फ्लोटिंग एक्सचेंज में या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज में। At the end of 1991, balance of payment situation was adversely impacting lack of FER, foreign exchange reserve, या foreign exchange rate, as outflow was more than the inflow of foreign exchange। क्योंकि हमारे देश से आउटफ्लो ज्यादा होता था, इनफ्लो कम होता था। बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन क्या थी, एडवर्स थी, implying lack of FER, foreign exchange rate हमारा क्या था, एडवर्स था, as outflow was more than inflow। रुपी डिवेल्यूशन बाय 20%, रुपी को हमने डिवेल्यू करा कितना, 20%, मोर देन 20%, ताकि हमारे को कोई प्रॉब्लम ना हो। रुपी डिवेल्यूशन वाज डिवेल्यूटेड बाय 20%। ये मिनिमम 20% हुआ था उस समय पर, बल्कि 21% से ज्यादा था। मेरे ख्याल 23% के नियर अबाउट शायद इसको डिवेल्यू करा गया। बाकी आप लोग नेट पे सर्च मारोगे तो मिल जाएगा एग्जैक्टली कितना हुआ था, ठीक है। Devaluation encouraged export and discouraged import। अंडरस्टूड है? जब हमारा रुपया सस्ता हो जाएगा तो लोग इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। हाँ जी राजे, क्लियर? Yes, sir. यस सर। डाउट? यस सर। आगे एक तो हमारे पास ये करा गया, यानी कि हमने डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी करा। दूसरा क्या करा, कन्वर्शिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। तो अभी तक दो बातें मैं पढ़ा चुका हूँ ग्लोबलाइजेशन के लिए। नंबर 1 क्या पढ़ाई मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लाने के लिए हमने रुपी को डिवैल्यू करा, जिससे हमारा एक्सपोर्ट इंप्रूव होगा और इंपोर्ट रिड्यूस होगा। नंबर 2, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी लिमिट 40% से लेकर 51% तक रेज कर दी गई, नंबर 1। नंबर 2, उनके ये जो भी कंस्ट्रेंट थे, जो भी रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है, जो भी सैंक्शन थे, उन सबको ईज करा गया ताकि वो इजीली हमारी इंडिया में इन्वेस्ट कर सके। अब आ गई तीसरी बात, कन्वर्शिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। पार्शियल कन्वर्शिबिलिटी बाय गवर्नमेंट इन 1992-93 बजट एंड फुल इन 1993-94 बजट इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर हमारे पास फुल कन्वर्शिबिलिटी ऑफ रुपी कर दिया गया, मतलब रुपए को किसी भी करेंसी में, किसी भी करेंसी को
हमारे रुपए में इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इट रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी एट ए प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट। इसको कहते हैं कन्वर्सिबिलिटी, जो कि फिक्स एक्सचेंज सिस्टम को हटा दिया गया और फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम बना दिया गया, या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम बना दिया गया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बना दिया गया, ताकि हमारा रुपया किसी भी करेंसी से इजीली क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, वट एवर मे द मार्केट रेट। इट वॉज अलाउड फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा। बताओ राजी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. 3 बातें हो चुकी है अभी तक हमारी। 3 बातें बता दो कौन कौन सी। नंबर 1, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को 40% से 51% लेकर गए। फॉरेन इन्वेस्टर के कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस को ईज करा गया। नंबर 2, रुपी को डीवैल्यू करा गया, एटलीस्ट 20% डीवैल्यू करा गया था उस समय पर, ठीक है, जिससे हमारे को एक्सपोर्ट बढ़ गया और इंपोर्ट हमारा कंपैरेटिवली कम हो गया, उस पर रिस्ट्रिक्शन आ गई। हमारे रुपी को फुल्ली कन्वर्शिबल बनाया गया। 1991 में, 92 में पार्शियली करा गया था, और 93, 94 के बजट में फुल्ली कन्वर्शिबल हमारे रुपये को कर दिया गया। कन्वर्सिबिलिटी का मतलब होता है रुपए को किसी भी करेंसी में या किसी भी करेंसी को रुपए में कन्वर्ट करना इजी है। जॉय, तेरे को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तेरा वो माइक बंद है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर मैं तो बोल रहा था बीच में। हाँ, तेरा माइक शो नहीं कर रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्या करा गया, रिमूवल ऑफ कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड। पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया था, टैरिफ एंड कोटा, मैंने आपको वर्ड बताया था। तो टैरिफ एंड कोटा की हमारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, वो टैरिफ एंड कोटा को खत्म करा गया। ए न्यू 5-year फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाज अनाउंस्ड टू ट्रेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रिमूव्ड ऑलमोस्ट ऑल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फॉरेन ट्रेड। मतलब ऑलमोस्ट सारी रिस्ट्रिक्शन हमने खत्म कर दी, लेकिन कुछ चीजों को लाने में आज भी मनाही है, जैसे ड्रग्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ठीक है, या कोई भी हैजर्डेरियस केमिकल्स, ठीक है, हैजर्डेरियस गुड्स जो हमारे देश के लिए नुकसानदायी है। तो इस तरीके की चीजों को लाने के लिए तो अगर हर देश ही रखता होगा, वो हमारा देश ही क्या रखेगा। ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड्स एंड कैन बी ट्रेडेड एक्सेप्ट गुड्स व्हिच आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू नेशन। सिर्फ उन चीजों को छोड़कर जो कि हमारे देश के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की है, उनको छोड़कर बाकी सब चीजों को हमारे देश में फुल्ली अलाउ कर दिया गया। हाँ जी, बताओ बेटा, है कोई डाउट? No, sir. नो सर। नो सर। Done. So remove of almost all trade except which are goods of strategic importance to the nation. Next, modification of tariff. Tariff मैंने आपको बताया था, रेट जो थे 300% तक की एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी हुआ करती थी, उसको हमने रिड्यूस करके 10% लाया गया। कोटा को टोटली खत्म कर दिया गया, कितनी मर्जी गुड्स मंगवाओ, कंटेनर के कंटेनर मंगवाओ, सब अलाउड। कस्टम ड्यूटीज एंड टैरिफ्स इंपोर्ट ऑन एक्सपोर्ट्स हैव बीन ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। कस्टम ड्यूटी और टैरिफ, अच्छा, कस्टम ड्यूटी कब लगती है? जब हम बाहर से कोई माल मंगवाते हैं। टैरिफ जो हमारे टैक्सेस वगैरह लगते हैं। कस्टम ड्यूटीज एंड टैरिफ्स जो भी हमारे टैक्सेस वगैरह थे, वो हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर ही क्या कर दिया, ग्रेजुअली रिड्यूस कर दिया। एक्सपोर्ट पे तो हम कहते हैं भैया तुम भिजवा दो, माल बेचो, अच्छी बात है, हम तुमसे टैक्स ही नहीं लेंगे, जाओ। The ones which were still prevailing have been modified to promote international trade. और जो थोड़े बहुत रह भी गए थे, उनको भी हमने मॉडिफाई कर दिया ताकि हमारे देश में फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड हम बढ़ा सकें। हाँ जी राजेश, क्लियर? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। देखो बेटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की है क्या? टेक्नोलॉजी की तो कमी है हमारे देश में, ठीक है। ऐसी ऐसी मशीनें होती हैं जिसकी हद नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको चीज दिखाता हूँ, इफ यू कैन सी, आपको नजर आएगा अभी। देखो, मैं जानबूझ के इसको खोलता हूँ ये आपका, एक मिनट जरा वेट करो। देखो, इसमें खास बात है, इसमें ऐड नहीं आती है। आपने अभी मशीन देखी? देखो, सॉरी, थोड़ा बैक पे जाते हैं। ये देखो, ये मशीन आप लोगों ने देखी हो कभी? हम एप्पल सीड है, Yes, sir. ये लगेगा इसके ऊपर एप्पल सीड, देख रहे हो? तो नई टेक्नोलॉजी है हमारा। हम एप्पल को सीड में कितनी देर लगाते हैं? हमें नई तरह की मशीनें हमारे देश के अंदर आ रही है। एक मशीन है, देखो, 10
lakh. Yes, you heard it right. 10 lakhs is now the starting seat. An apple. The kids love it. Nice. ये एक नई तरह की मशीन है। देखो अभी एप्पल में चीज है, देखो किस And तरीके there's से your है। apple, peeled, एप्पल cored का and बीच का हिस्सा sleeping. पूरा अलग रह गया और ये Can देखो you imagine how much fun kids will have with Can you that? see? तो ये मशीन कोई बहुत Some ज्यादा महंगी people नहीं like है। their kids to eat अगर the वरना skin हम सोचे because वही it's मशीन very कितने तक nutritious. मुश्किल से 1000 So रुपए if की you मशीन want है। to retain the It's all skin and simple it still is. have You have to just put the your apple in apple and cored you and get the sliced, once ठीक है? again we just put this तो little आपको सिर्फ इसमें lever लगाना है down, और उसको सिर्फ पीछे pull out करके the apple एप्पल को slinky, इसमें फिक्स करना, load काम up आपका the बन। apple, तो अब इस तरीके की टेक्नोलॉजी हम इंडिया में बना ही नहीं and सकते। there's a little lever हमें here बड़ी that प्रॉब्लम है we इस तरह pull की this चीजें इंडिया blade में बनाना। back, तो क्या हुआ, we put अब that हमारे देश के lever अंदर in, इस तरह की and it stops टेक्नोलॉजी the को apple लाना from बहुत actually ज्यादा being sliced. आसान कर दिया गया। Now नई नई all चीजों we're को हम doing इंडिया में is लेकर we're आ सकते coring, हैं और हम अपने देश में नई नई चीजों को बढ़ा सकते हैं। एंड दैट वाज अ मेजर बेनिफिट। अब मॉडिफिकेशन करा गया टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। क्या? Prior to 1991, there was restriction for hiring foreign technology for foreign technician. फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन टेक्नीशियन को हायर करना हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी। हमें बार बार ये लगता था हमारे देश में आएंगे, हमारे देश की चीजों को दोबारा खा जाएंगे, वही हमारे देश पे राज करना शुरू कर देंगे। We were of such a opinion. So according to NEP, New Economic Policy, NEP का मतलब New Economic Policy, all foreign collaborations concerning higher technology have been made easy by the government. Government ने उस टेक्नोलॉजी को क्या कर दिया, easy कर दिया। अब आप देख सकते हो रोड्स बनते हैं ना, रोड्स पहले आपको याद है, पहले सिर्फ रोड रोलर के थ्रू रोड बनते थे, वो बड़े बड़े रोलर से होते हैं। और अब आप Yes, देखो sir. मशीन आती है, आपको रात को पता नहीं चलता, आपका पूरा रोड रात ही रात में तैयार हो जाता है। यकीन मानो वो इंडिया में नहीं बनती मशीन, वो जिसके अंदर हम रोड बनाते हैं, ठीक है, वो सारी सारी मशीनें अभी तक आज इम्पोर्ट करते हैं। और बताता हूँ, आपने देखा होगा कभी भी जब मेट्रो स्टेशन बन रहा होता है, देखो बड़ी बड़ी क्रेन होती है, लंबी लंबी सी, जिसके ऊपर चढ़ के बंदे जा रहे होते हैं, ठीक है, काम कर रहे होते हैं। वो क्रेन आज तक भी इंडिया में नहीं बनती। सब जो क्रेन हम आज तक इम्पोर्ट करते हैं 1 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए। कहने का मतलब क्या है? और वो जो क्रेन्स वगैरह जो है वो भी अब हम उसको चलाने आ जाए तो हम चला ही नहीं सकते इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि चलाने में बंदे ही नहीं आते। भाई कोई चीज इतनी बड़ी है जिसको कि आगे जाते किसी बंदे को ठोक सका दे, जरा सा लग नहीं दे रहा, बंदा तो गया, 1 मिनट नहीं लगेगा। तो उसको चलाने के लिए पहले हमें टेक्नीशियन बुलाने पड़ते, जो हमें आके पहले ट्रेनिंग देते। तो हमने अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑल फॉरेन कोलैबोरेशन concerning higher technology have been made easy by the government. No permission is required for testing domestically developed technology abroad. अब हमारे को किसी टेक्नोलॉजी, किसी परमिशन की जरूरत नहीं है अगर हम कोई डोमेस्टिकली कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं अब्रॉड करना, ठीक है। यानी कि कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं बाहर करना, जाके हम देश में लेकर आएंगे। गवर्नमेंट कहती है वहां जाके डेवलप करो, इंडिया में उस टेक्नोलॉजी को करो, बहुत अच्छी बात है, यू आर डूइंग समथिंग न्यू फॉर द नेशन। हाँ जी, क्लियर रहती बात? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट, पॉलिसी मेजर अंडरटेकन। एक मिनट रुको। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? व्हाट वाज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अस? अब हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ वो देखो। पॉजिटिव इम्पैक्ट वाज एस्टैब्लिशिंग लिंक्स इन अ वे। अब हमारे दूसरे देशों के लिंक क्रिएट हो रहे हैं सच ए वे दैट हैपनिंग इन इंडिया कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इवेंट्स हैपनिंग माइल्स अवे। अब यानी कि वहां पे हो रही होगी कोई चीज और हम उसको इंडिया में ला सकते हैं, ठीक है। यानी कि एस्टैब्लिशिंग लिंक्स इन अ वे दैट हैपनिंग थिंग्स इन इंडिया कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इवेंट्स हैपनिंग माइल्स अवे। नंबर 2, exposed to advanced technology and able to develop indigenous production। आज हमारे देश में जितनी गाड़ियां यूज हो रही है, जो भी अब आप देख रहे हो, आप बताओ क्या वो इंडिया में बनी हुई है? बता दो। होंडा सिटी, हुंडई, ठीक है, या वट एवर द कार यू वांट टू से, ठीक है, एक्सेप्ट टाटा, सारी सारी गाड़ियां कहाँ की हैं? बाहर के देशों की है। तो नई नई टेक्नोलॉजी, मर्सिडीज देख लो, आपकी रोल्स रॉयस देख लो, ठीक है, लैंड रोवर देख लो, कुछ भी देखो, सब इंडिया के बाहर की गाड़ियां। तो अब हमारा क्या हो रहा है? हमारे पास टेक्नोलॉजी को हम एडवांस हो गए, एक्सपोज हो गए, वो टेक्नोलॉजी अब इंडिया में आ रही है, क्रिएटिंग ए बॉर्डरलेस वर्ल्ड। और हमारा कौन सा वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है? जो कि बॉर्डरलेस है। बिल्कुल वही बात होगी जैसे पूरा वर्ल्ड एक नेशन बन गया और हम सब किसी से भी किसी स्टेट की तरह ट्रेड कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी एज एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। हम ग्लोबल मार्केट को ग्रेटेस्ट एक्सेस कर सकते हैं। मोदी जी ने पिछली बार कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, नहीं तो उससे पहले आपको पता है चाइना से माल कैसे आता था? एक साइट थी alibaba.com। अब तो खैर उस पर काम नहीं हो रहा, क्योंकि अलीबाबा का जो फाउंडर है वही गुम हो गया, ठीक है। तो उससे पहले क्या होता था? आप माल मंगवाओ, यहाँ से सिर्फ ऑर्डर करो, आपके पास 4-5 दिन में, 15 दिन में माल आपके पास घर पे आ जाता है। और हम पता नहीं कितनी चीजें वहां से मंगवाते थे और बहुत चीप रेट पे।
जो चीज हमें यहाँ पे 1000 रुपए की मिल रही थी वहाँ पे 200 रुपए की मंगवा लेता था वहां से, ठीक है। और अभी बहुत सारी ऐसी साइट है जब वहां से माल हमारे पास इंडिया में आ सकता है। हाँ जी बेटा, क्लियर है? Yes, sir. आगे चलो। अब नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे, अंडरस्टूड है। जब कोई चीज पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है। अब नेगेटिव क्या होगा, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। और हमारे देश में अंडरस्टूड है टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़िया है नहीं तो चीजें हमारे पास महंगी आएंगी, ठीक है। और हमारा रुपया वैसे डिगेज हो तो हमारा इंपोर्ट वैसे ही कॉस्टली है, तो कुछ ना कुछ और भी नुकसान आ रहे होंगे। तो देखते हैं वन बाय वन। स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलप कंट्रीज टू एक्सपेंड देयर मार्केट इन द अदर कंट्रीज, ये तो हमारी स्ट्रेटेजी है डेवलप कंट्रीज की, जो कि हमारे देश में एक्सपेंड करना है, तो हमारे लिए तो नेगेटिव ही है, क्योंकि उनके देश में प्रोडक्शन होता है करोड़ों की तादाद में, हमारे देश होता है लाखों की तादाद में। हम माल भिजवाएंगे क्या, बल्कि मंगवा जा रहे हैं, तो ये हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। नंबर 2, कंप्रोमाइज वेलफेयर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द पुअर कंट्रीज पीपल। हमारा जो वेलफेयर होता है पुअर कंट्री के पीपल का, वो हमारा क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। भाई अगर मान लो पहले रोड के थ्रू रोड्स बनते थे तो लोग भी तो बहुत सारे इन्वॉल्व होते थे, कई कई दिनों तक सड़कें बनती थी, उनको उतने दिन तक एम्प्लॉयमेंट मिलता था। अब रात को ही गाड़ी आती है, सुबह तक सारा बना के चली जाती है, उतने लोगों का एम्प्लॉयमेंट तो छिन गया, isn't it? तो क्या हो रहा है, कंप्रोमाइज हो रहा है क्या, वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पुअर कंट्रीज पीपल। नेक्स्ट, वाइडेंड इकोनॉमिक डिस्पेरिटी बिटवीन अमंग नेशन। तो हमारे देश में जो इकोनॉमिक डिस्पेरिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। इकोनॉमिक डिस्पेरिटी का मतलब समझ रहे हो, यानी कि जो अमीर देश है वो और अमीर होते जा रहे हैं और हमारे देश गरीब की बजाय और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि अंडरस्टूड हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। हाँ जी राजे, क्लियर है? Yes, sir. तो ये हमारे कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। नाउ कंपनीज हायर रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। जो कम, अब देखो हमारे को कुछ ना कुछ फायदे भी हैं। अब आगे चैप्टर आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग मैंने आपको बताया था बीपीओ एंड केपीओ, ठीक है। याद है मैंने उस दिन आपको बताया था बिजनेस प्रोसेस और बीपीओ बताया था उस दिन आपको, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, याद है, रिमेंबर? यस तो बीपीओ एंड केपीओ की बात अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कंपनीज हायर रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज। दूसरी कंट्री से हम जनरली चीजों को मंगवाते हैं। फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंटेंसिफाइड इन द प्रेजेंट टाइम बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ गई है, इंटेंसिफाइड मतलब इंटेंस हो गई है, बढ़ गई है बहुत हाई लेवल पे प्रेजेंट टाइम बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता है हम जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, यूके हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब कंट्रीज के जो कॉल सेंटर है इंडिया में। अब कॉल सेंटर का मतलब पता है आपको क्या होता है, वहां पर क्या होता होगा अंदाजा? यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल सेंटर? ये कॉल सेंटर में होता क्या है पता है आप लोगों को? इतने बड़े बड़े देशों के कॉल सेंटर अगर इंडिया में, तो क्या होता होगा बताओ वहां पे अंदाजा? आपको किसी को पता हो शायद, नॉलेज है? एनीवन नोस व्हाट द कॉल सेंटर्स आर एंड व्हाट दे आर डूइंग? टेल मी। तो कुछ हमें जानना हो उसके लिए। नहीं बेटा, करते क्या है वहां पर, मुझे ये नहीं पता ना करते क्या है, मुझे ये बताओ क्या करते होंगे हम कॉल सेंटर में, बताओ। व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज हैपनिंग इन द कॉल सेंटर? जो कॉल सेंटर होते हैं जो नोएडा में है, गुड़गांव में, वो करते क्या है पता है आप लोगों को, किसी को? नो सर। हाँ जी, मैं पता है कॉल सेंटर में क्या होता है भाई? No, sir. नो। सर लोन व्हाट इज दिलवाते हैं, हैपनिंग? हाँ जी, नो सर। लोन दिलवाते हैं। सर दिलवाती है? कस्टमर केयर होता है सर। लोन की वो कहते हैं लोन ले लो। बस आपको इतना ही पता है केपीओ वहाँ पे यही होता है, बीपीओ वहाँ पे यही होता है? आपको फिर सर पता नहीं है, मैं कस्टमर बताता हूँ। केयर। इसके कस्टमर केयर तो बाहर की कंट्री हमारे देश में क्या करती है? हम कहते हैं बाहर के देश का बीपीओ सेंटर है, तो यहाँ पे क्या मतलब है इस बात का? हम कहते हैं ना वहाँ पे अमेरिका का बीपीओ, वहाँ पे अमेरिका के कॉल सेंटर है वहाँ पे, तो कॉल सेंटर का क्या मतलब, क्या करते हैं वहाँ पे? अब मैं बताता हूँ आउटसोर्सिंग। कैसे करते हैं, बताओ ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। क्या होती है आउटसोर्सिंग? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू, गिव मी द आंसर। सर चीफ उसके अंदर वो करते हैं, वो क्या, वो करते हैं क्या करते हैं वो? कस्टमर केयर प्रोवाइड करते हैं। कैसे कैसे कस्टमर केयर प्रोवाइड करते हैं मुझे ये बताओ ना, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ राजू। वो इंडिया में प्रोवाइड करते हैं, इंडिया के बाहर प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं? गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन है, तो उसका आंसर भी दो गुड क्वेश्चन का।
नोबडी नोस, पांचों में से किसी को नहीं पता? No, sir. तो मैं बताता बेसिकली क्या होता है बेटा, इंडिया के बाहर हम लोग को जैसे मानो अभी धीरे धीरे ना अमेजोन पे जा रहे हैं, अमेजोन से चीज मंगवा ली, स्विगी से चीज मंगवा ली, यहाँ से चीज मंगवा ली। अब आपको पता है जब आपको स्विगी से प्रॉब्लम आती है, मानो हमने स्विगी से कोई माल मंगवाया है, आप जिस स्विगी में जब कॉल करते हो, वो कॉल आपका जो बंदा उठा रहा है वो कहाँ बैठा हुआ आपको पता है? क्या पता उसका कॉल सेंटर करोलबाग में है, क्या पता उसका कॉल सेंटर आपका चंडीगढ़ में है, क्या पता उसका कॉल सेंटर नोएडा में, आपको पता ही बड़ी बात। तो आपसे पूछते ना सर कौन सी स्टेट से बोल रहे हो, पूछते हैं कई बार आपसे, जैसे आप एयरटेल में फोन करके वोडाफोन में आपसे क्या पूछते हैं कौन सी जगह से बोल रहे हो, पूछते हैं ना। यस सर। तो आपको तो ये भी नहीं पता बंदा बोल कहाँ से रहा है, बस वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम ले रहा है, क्योंकि वो पूरी जो कंपनी है उस पूरे लिए उसके लिए पूरा देश एक ही है, उसके लिए पूरा देश एक ही है, और वो कहीं पर भी बैठा हो सकता है कॉल सेंटर में कॉल ना हो, कॉल जो बिहार में जाके मिल रही है। आपने कई बार सुना होगा, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं, आपने कई बार इस तरीके से सुना होगा, ठीक है, यस आई कांट हियर यू, आपने इस तरीके की टोन भी सुनी होगी उन लोगों से। तो आपको नहीं पता वो बंदा जो बोल रहा है वो कौन सी जगह से बोल रहा है। तो मे बी अभी तो हम इंडिया के लोग हैं, तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम दूसरे देशों से जाकर कॉल सेंटर में काम करें, लेकिन दूसरे देशों के पास तो बहुत पैसा है भाई, हम तो दूसरे देशों में लोगों को हायर नहीं कर सकते ना, बिकॉज वी आर नॉट सो रिच, बिकॉज हमारी कंट्री डेवलपिंग इकोनॉमी है। लेकिन हमारे कॉल सेंटर हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जो हमसे पुअर नेशन है। कौन कौन से पुअर नेशन है हमारे कंपेरिजन, हमारे से पुअर नेशन है बांग्लादेश। श्रीलंका, बांग्लादेश, तो हो सकता है हमारा कॉल सेंटर वहां हो जाए, क्योंकि वहां की लेबर हमसे भी चीप है, क्वाइट पॉसिबल। अगर वो चीप है तो मुझे नहीं पता वहां की लेबर हमसे कितनी चीप है, तो हमारी लेबर तो कंपेरेटिव कंफर्म चीप है अमेरिका, यूएस, यूके वगैरह के कंपेरिजन, ये तो बात सही है। वहां पर एक लोगों को आदत है हर छोटी से छोटी बात के लिए, हर छोटी से छोटी बात के लिए कंपनी में कॉल करते हैं, यस माय कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, व्हाट दे से, ओके आई विल डू इट ऑन ऑनलाइन, गिव मी द एक्सेस ऑफ योर कंप्यूटर। वो अपने कंप्यूटर का एक्सेस देते हैं, बंदा वहीं पे बैठ के उनके कंप्यूटर को ऑनलाइन ठीक कर देता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, जब उन्होंने कॉल करा तो उनको भी नहीं पता उनकी कॉल कहाँ जाके मिली, उनकी कॉल कहाँ जाके मिली, इंडिया के नोएडा में, और इंडिया में नोएडा में बैठा हुआ बंदा ऑनलाइन उनके कंप्यूटर को कहते हैं सर्विस दे। मानो उनका कंप्यूटर खराब हो गया, उनकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, अब वॉशिंग मशीन के लिए उनको कहीं ना कहीं तो कॉल करना है, तो वो कॉल करते हैं और कॉल आके कहाँ मिलती है, इंडिया में आके मिलती है। इंडिया में आकर उनकी प्रॉब्लम होती है, व्हाट द काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, आई हैव परचेज्ड द मशीन few days back and it is making a problem, what kind of problem you are facing, it is showing an error, okay, what kind of error it is showing, it is showing the error of E1, E2, E5 etc, okay, the problem is that the door is not closed। बड़ी बड़ी मैकेनिकल मशीन है तो उन्होंने एरर के नंबर दे दिए जाते हैं, जैसे भी मानो हमारे घर में ऑटोमेटिक मशीन है, तो जैसे ही मानो उसका ढक्कन ढंग से बंद नहीं करता उसमें एरर आता है E1, तो मुझे पता चलता है E1 एरर है, इसका मतलब उसका डोर क्लोज नहीं। अगर मानो उसमें E5 एरर है तो मुझे पता रहता है उसमें पानी की शॉर्टेज है। तो इस तरीके से उन बंदों को ऑलरेडी ट्रेन करा गया कि अगर वो बंदा ये एरर बोल रहा है तो ये, अब उसके अगर मानो बंदा भेज दिया जाए उनके घर पे तो कितना टाइम आने जाने का वेस्ट होगा, कुछ सोच सकते हो। मानो E1 एरर दिखा रहा है 2-3-4 बार और हम बंदा स्पेशली उसके घर पे भेजे तो आने जाने की कितनी कॉस्ट लग गई और बंदे को हायर करने की कितनी कॉस्ट लग गई। उसकी बजाय हमने बंदा बिठा रखा है जो सारा दिन कॉल उठाता है, उसी में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। Am I right? Yes, sir. तो ये जो हमारे कॉल सेंटर होते हैं ये दूसरे देशों के लोग कॉल करते हैं और उनकी कॉल जाके कहाँ मिलती है, इंडिया में जाके मिलती है। और इंडिया में कहाँ जाके मिल रही है, गुड़गांव में, नोएडा में या किसी और स्टेट में जहां पर भी उन्होंने कॉल सेंटर खोल रखे हैं। अब वो यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, और बड़ा सिंपल रीजन है भाई, अगर मानो आज अगर अमेरिका में एक बंदे को अगर मैं हायर कर रहा हूँ कॉल सेंटर के लिए, एक अमेरिकन को हायर कर रहा हूँ, आई विल चार्ज $5,000, आपने कहा ओके $5,000, वहां के $5,000 रियल में $5,000 का मिनिमम सैलरी रेट है, तो $5,000 का मल्टीप्लाई करो 75 से कितना आता है, इट इज 3,75,000, समझ रहे हो। तो क्या हम एक बंदे को इंडिया में 3,75,000 की सैलरी देंगे, नो सर, नहीं देंगे। और ऊपर से वहां पे एक और बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, क्या 8 घंटे से ऊपर आप काम नहीं करवा सकते किसी से, 2 दिन की छुट्टी कंपलसरी है। इंडिया में 24 घंटे काम चलता है। इंडिया के अंदर कुत्तों की तरह भेजते हैं, आजा बेटा तू भी आजा, सुबह 9 बजे आ जाओ, रात को 8 बजे छुट्टी है, ठीक है। यानी कि वो एक ही बंदे से
1.5 गुना काम करवाते हैं और सैलरी कितनी दे रहे हैं? 30,000, 35,000, 40,000, मतलब $500 भी नहीं दे रहे। सोचो, $500 भी 37,500 होते हैं। उसको कितनी सैलरी मिल रही है बेचारे को? उसको सैलरी मिल रही 20,000, 30,000, वो उसमें भी खुश है। खुश नहीं है, बहुत खुश है। क्यों? अबे 30,000 कमाता हूँ मैं तो, अबे कुछ नहीं करना, गाड़ी आती है देने के लिए, गाड़ी छोड़ने आती है, भाई साहब खाना भी वहीं पे मिलता है, तो खुश है 30,000 में। और वहां पे अगर वही काम वो खुद करवा रहे हो तो पता लगा उनको 10 गुना ज्यादा सैलरी देनी पड़े, एंड दे आर रेडी टू पे। वो इंडिया में अब यहाँ पे जो कॉल सेंटर चला रहे हैं वो क्या करते हैं, वो वहां से उनसे सैलरी देते, कहते हैं कि हम तुम्हें 20% सैलरी के बेस पे दे देंगे। तुम्हारी सैलरी वहां पड़ रही है 375, ठीक है, हम तुम्हें 80,000 में तुम हमें बंदा प्रोवाइड कर देंगे। अब वो वहां से दे रहे हैं 80,000 और एम्प्लॉय को कितने दे रहे हैं? 30,000, 35,000, 40,000, जैसा बंदा देखा वैसे थप्पड़ मार दिया, और आधे पैसे उनके हो गए, आधे उनके हो गए। यही उनकी कमाई है। तो जो कॉल सेंटर चलाते ना, दे आर एट ए ह्यूज ह्यूज प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस अब सर। समझ गए कॉल सेंटर में क्या होता है? अब कॉल सेंटर को ये सोच के पढ़ना कि कॉल सेंटर क्या होता है। कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। कंपनी एक्सटर्नल सोर्स से सर्विस तो लेती है, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्री से लेती है, जहां उनको सस्ता पड़ेगा। फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंटेंसिफाइड इन द प्रेजेंट टाइम बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गया बेटा। देखो, पहले मेरा कोई फ्रेंड चंडीगढ़ में भी रहता था, मैं पागल हो जाता था उसको कॉल करने के लिए। कॉलिंग रेट वाज सो हाई, कॉलिंग रेट वाज वेरी हाई। वेरी हाई मीन्स अगर मुझे चंडीगढ़ में कॉल करना है, हो सकता है मेरे कॉल करने में 15 मिनट की कॉल में मेरे 500 से 1000 रुपए लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अब सोचो क्या हो गया, अब तो व्हाट्सएप आ गया। समझ सकते हो व्हाट्सएप का मतलब क्या है? अब चाहे मुझे इंडिया में बात कर रही हो, चाहे इंडिया के बाहर बात कर रही हो, चाहे हम इंडिया के वर्ल्ड के किसी कोने में बात कर रही हो, व्हाट्सएप में तो बटन दबाओ और बताओ कौन सी कॉलिंग हो रही है। ऑनलाइन कॉलिंग हो रही है, वीडियो कॉलिंग। बात समझ में मेरी बात? कितनी बड़ी बात है, मैं यहाँ बैठा हूँ रानी बाग के अंदर और आप किसी भी दिल्ली के किसी कोने में बैठे मेरी क्लास देख रहे हो, ठीक है, और विजुअल देख रहे हो। ऐसे में सामने बैठा हूँ आपके। इवन अभी आप वीडियो ऑन कर दो, मेरे को आप सबकी शक्ल भी नजर आएगी, आप सब क्या बोल रहे हो मुझे सब नजर आए। रीजन मेरी communication has become so simple and it is so intensified that I can do anything with the computer itself. क्लियर हो रही बात? तो यही सब चीजें जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की जाती हैं तो कितना ज्यादा बेनिफिट होता होगा, आप समझ सकते हो इस बात। अब तो वर्ल्ड के बड़े बड़े नेता तक जब हमारे देश के नेताओं से बात करनी होती है तो जाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है, मेक द कन्वर्सेशन ऑन द ऑनलाइन। हाँ, मैं तो आपको बहुत छोटे से लेवल पे बात कर रहा हूँ। उनके पास तो टीवी की बड़ी बड़ी स्क्रीन है, जितना बड़ा हमारे यहाँ पे बोर्ड है ना 6x4 का, उतने बड़े तो उनके पास टीवी है, उनके पास तो प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। और वहां पे ऐसे 6 प्रोजेक्टर लगा देते हैं और 6 के 6 बंदों को सामने पिक्चर आ रही थी, सब ऐसे बात कर रहे हैं सामने ही बंदा बैठा हुआ, बल्कि बंदे से बड़ा बंदा नजर आ रहा था। यस ऐसा लगता सर। है जैसे कि मैं फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। जैसे मैं भी आपको फेस टू फेस नजर आ रहा हूँ, ऐसे ही आप सब भी मुझे फेस टू फेस नजर आ रहे हैं। आप सब वीडियो ऑन कर दो, देखो आप सब मुझे नजर आओगे। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो रही है और इसके कारण देशों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि बाहर के देश अब हमारे देश से क्या कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर सोर्सिंग द पीपल आउटसाइड देयर कंट्री, सोर्सिंग द पीपल फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग। मोस्ट एमएनसी एंड स्मॉल कंपनी, बड़ी बड़ी एमएनसी और छोटी छोटी कंपनी हैव आउटसोर्स टू इंडिया बिकॉज ऑफ चीपर कॉस्ट विद रीजनेबल स्किल एंड एक्यूरेसी। उनको स्किल भी रीजनेबल मिल रही है और एक्यूरेसी भी बेटर है, क्योंकि इंडियंस वैसे ही आपको पता है कितने समझदार हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर की आप कभी मुझे नहीं मालूम उस समय कौन कौन से बच्चे कभी पालिका बाजार गए होंगे, क्रॉस प्लेस में गए हो कोई पालिका बाजार? हैव यू एवर गॉन टू पालिका बाजार? नो सर। अच्छा हुआ नहीं गए हो, बेवकूफ बना देंगे मुझे, ठीक है। वहां पे 10 रुपए की चीज को 100 रुपए का बेच देंगे आपको, बेवकूफ बना के। आपको लगेगा चाइनीज है या अमेरिकन है, कुछ भी और कंट्री का माल है, कुछ भी बना के बेच देंगे। चोरी का माल इतना ज्यादा जबरदस्त दिखता है, पूछो। और छोटे छोटे से लड़के आएंगे, उनसे पूछो पढ़ा लिखा कितना है, बोले पढ़ा लिखा मेरे को क्या पता पढ़ाई क्या होती है, मैं तो स्कूल ही नहीं जाता। और भाई साहब उनसे बात करो आप, उनके अंदर फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, स्पेनिश हर लैंग्वेज आती है और कभी स्कूल नहीं गए वो। उसको फॉरनर नजर आना चाहिए, कोई भी फॉरनर को नजर आते ही पकड़ देता है, उससे सारी भाषाओं में बात करेंगे, उससे पैसे हटेंगे।
ओके आई टेक यू देयर, इट इज वेरी सिंपल टू गो देयर, और वहां लेकर जाएगा, आपसे पैसे रहेंगे, क्योंकि उनको सारी लैंग्वेजेस आती है। तो कहने का मतलब क्या है कि एमएनसी और छोटी छोटी कंपनी को भी इंडिया में आउटसोर्स करना क्या हो गया, आसान हो गया है, क्योंकि इनकी कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा चीपर है, और डेटा भी हमारा एक्टिवेट है। हाँ जी बेटा, क्लियर? Yes, sir. डन, आउटसोर्सिंग खत्म। अब आ गया बेटा, अब देखो कितनी तरह की आउटसोर्सिंग होती है उसके बारे में बता रहे हैं। एक होता है सर्विस आउटसोर्सिंग, सर्विस आउटसोर्सिंग मतलब बीपीओ, सर्विस आउटसोर्सिंग बीपीओ, जैसे रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड मेंटेन करने। मानो एक कंपनी को अपने रिकॉर्ड मेंटेन करवाने, वो अपना डेटा भेज देंगे। अब मानो यही एक अकाउंटेंट अगर उनको अमेरिका में हायर करना पड़ जाए, भाई अमेरिका के अंदर एक सीए है, उसने 10 कंपनियां पकड़ ली, 10 कंपनियों को उसको अकाउंट्स मेंटेन करवाने। अब उनके जब अकाउंट्स मेंटेन करवाने लगते हैं तो पता क्या होता है, उनको वहां पर बंदे ही नहीं मिलते, इतने महंगे बंदे हैं वहां पर, उनको एक एक बंदे को देने पड़ते हैं सीधे $10,000। $10,000 का मतलब समझते हो, 7.5 लाख रुपए पर मंथ। साल भर के कितने बैठे, साल भर के कैलकुलेट करो, 1284 तक 1 करोड़ से ऊपर। और यही अगर मैंने सीए को अगर इंडिया में हायर करना हो ना, आप उसको 25 लाख का पैकेज दो, आई हैव गॉट इट 25 लाख रुपीस पैकेज इन इंडिया, ही इज वेरी हैप्पी। एक अगर मानो सीए अगर इंडिया में हायर करना 30 लाख रुपए का बड़े प्यार से मिल जाएगा, 2-2.5 लाख रुपए में। इसीलिए जो आपने नाम सुना होगा, बिग 4 फर्म्स है सीए की, बिग 5 फर्म्स है सीए की, उन सबके काम क्या होते हैं, दे आर नॉट मेंटेनिंग इवन ए सिंगल अकाउंट ऑफ इंडियन कंपनी। अगर वो मेंटेन कर भी रही हैं तो किस किससे मेंटेन कर रही हैं, रिलायंस, टाटा, बिरला, अंबानी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बड़ी बड़ी कंपनी। और बाकी सारे अकाउंट्स उनके पास कहाँ के हैं, सारे फॉरेन कंट्रीज के। और जो फॉरेन कंट्री के जो हमारे लोग हैं वो हमारे देश में अकाउंट्स मेंटेन करवा रहे हैं। बुक कीपिंग का काम यहाँ पे होता है, अकाउंटेंसी का काम यहाँ होता है, फिल्म एडिटिंग का काम यहाँ, फिल्म वहां पे शूट करी उन्होंने, अब उसको करवाना एडिट, वहां पे अगर किसी बंदे से एडिट करवाने को बहुत पैसे लग जाएंगे। वो क्या करते हैं, पिक्चर को उठाते हैं और इंडिया में भेज देते हैं, भाई इसको ऐसा करो, इसको एडिट करके दे दो, और एडिटिंग का काम यहाँ शुरू हो जाता है। एंड दे जस्ट टेल ऑन द कन्वर्सेशन, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, वो ऑनलाइन बात कर रहे थे, उसको पिक्चर को एडिट करके देता है, इवन सामने देख भी रहा होता है कि क्या हो रहा है, एंड ही जस्ट मेक्स इट ओके, और उसको पैसे मिल जाते हैं यहाँ के इंडियन एडिटर को कि भी ठीक है मुझे कुछ सैलरी मिल गई, वो 10-20-50 हजार रुपए का काम हो गया, वहीं करवाने लगता तो कई करोड़ों रुपए लग जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो पहला पॉइंट समझ में आएगा, सर्विस आउटसोर्सिंग। सर्विस आउटसोर्स मतलब बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटिंग, फिल्म मेकिंग एटसेट्रा। अब अकाउंट बुक कीपिंग हम कैसे करते हैं, बुक रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, रिकॉर्ड को मेंटेन करना। आजकल वहां पर तो सारी चीजें ऑलरेडी मैकेनाइज है, वहां पर तो मशीनों के थ्रू सारा डाटा कैप्चर हो जाता है। अब उस डाटा को ढंग से मैन्युफैक्चर करना, उस डाटा को हमेशा डालना, प्रॉपर एक बुक के अंदर डालना, ये सब काम कौन करते हैं, इंडियंस बैठ के करते हैं, जो हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग का काम है। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है, विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी लिंक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद डाटा इज डिजिटलाइज्ड एंड ट्रांसमिटेड इन ए रियल टाइम ओवर कॉन्टिनेंट्स एंड माउंटेन्स। तो इसको हम कहते हैं मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू हमारे पास डाटा जो है हमारा डिजिटलाइज होता है। डाटा को हम आजकल डिजिटल इंडिया चल रहा है, जैसे कि हमारे पास आप देख रहे हो, आप पेटीएम का नाम सुनते हो, फोन पे सुनते हो, ठीक है, और भी आपने बहुत सारी ऐप सुनी होंगी जो कि हमारे इसमें काम करे, तो आपको क्या लगता है सारी ऐप्स इंडिया में बनी हुई है? नॉट ऑल, ठीक है, जो हमारा ये जो फोन पे वगैरह सब इंडिया का थोड़ी ना है, सब इंडिया के बाहर के लोगों का है। तो क्या करें, अब देखो वहां से बैठे बैठे इंडिया के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, मुझे पैसे भेज रहा हूँ, किसी और को पैसे भेज रहे हो, हम पैसे आपस में कर रहे हैं, लेकिन कमाई पता कौन कर रहे हैं, वो इंडिया के बाहर बैठे हुए। उन्होंने हायर भी किसको कर रखा है, इंडियंस को ही हायर कर रखा है, बट उन्होंने क्या दे दी सिर्फ इंडिया में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे दी, मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम दे दिया गया, लिंक दे दिए गए, सब चीजों को डिजिटलाइज करा गया, और रियल टाइम के अंदर हमारी मनी ट्रांसफर हो रही है, पैसा हो रहा है, बाउंड्रीज के बाहर हमारा सारा पैसा आ रहा है, दैट इज हैपनिंग। ठीक है ना? तो इंडिया बिकेम ए डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग बिकॉज ऑफ लो वेज रेट एंड स्किल्ड मैन पावर, क्योंकि इंडिया बहुत बढ़िया सोर्स बन गया। आपको पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो सब देशों से फार बेटर किसी भी चीज को कॉपी कर सकते हैं, खासतौर से टोन में, बोलने में। हमारे बोलने का तरीका बाकी देशों के बोलने के तरीके से फार बेटर है। आप एक चाइनीज को बोल के देखो, जब वो बोलेगा तो पता लगे कहीं और भाषा का बंदा बोल रहा है, लेकिन इंडियंस का रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कौन सी कंट्री का बंदा बोल रहा है, जैसा चाहे वैसे कॉपी कर देते, 4 दिन में सीख जाते। तो कुछ हमारी इंडिया में खास बात, ठीक है, तो वो लो वेज रेट एंड स्किल्ड मैन पावर है हमारे पास। हाँ जी बेटा, बताओ, बात समझ में आती है? Yes, sir. नेक्स्ट, अब आगे बेटा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहली बात सुन लो, ये जो हमारे पास फाउंडेड हुई थी 1995 में, डेट आपको याद करनी पड़ेगी।
सबसे पहली बात, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले WTO नहीं थी, पहले इसका नाम गैट था, गैट, GATT गैट, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते थे पहले हम इसको। विद 23 कंट्रीज एट ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर all multiple trade agreements by providing equal opportunities to all countries in the international market for trading. 1948 में स्टार्ट हुई थी ग्रेट, ठीक है, और यहाँ पर 23 कंट्रीज ने शुरू में ज्वाइन करा था ताकि हम दूसरे देशों के साथ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी लेकर हम बिजनेस को क्या कर पाएंगे, स्टार्ट कर पाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में हमने ट्रेडिंग शुरू की थी एज ए सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ। इसका पूरा नाम समझो, GATT पूरा नाम क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गैट का फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। और इसको हमने नाम चेंज करा गया 1995 में, नाम क्या रखा गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बताओ बेटा, बात समझ में आती है? जी Yes, सर। sir. तो कोई आपसे मुझे गैट कब बना था? Sir, 1948. नाम क्या था गैट का? General General Agreement. Agreement. एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, Trade and ठीक है। थोड़ा tariffs. डिफिकल्ट नेम है, भूल जाओगे आप एक बार। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ मतलब ट्रेड पर भी और टैरिफ पर भी, मतलब टैरिफ मतलब टैक्सेस, और ट्रेड करने के लिए हमारा एक जनरल एग्रीमेंट हुआ कई देशों में, तब 23 कंट्रीज थी। और 1995 के अंदर हमने इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, जिसने कि बाकी सब देशों के अंदर इसको सक्सेसर बनाई है गैट का। और अब इसके अंदर मोर देन 150 कंट्रीज इसके अंदर ट्रेडेड है। तो अब मैं नंबर ऑफ कंट्रीज जो है इसके अंदर, हाँ जी बोलो बोलो, कुछ बोलो, आवाज Sir, दोबारा बोलो क्लियर। 4 countries है ना? 154 है शायद, 150 के नियर अबाउट तो मेरे को याद है, 160 देख रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज, नेट पे सर्च मार रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन WTO, बेटा एक मिनट में पता जाएगा। 159 कंट्रीज है बेटा इस समय, मेरे को 150 आ रहा था दिमाग में, 159 कंट्रीज आपके सामने लिखा हूँ। डन, Okay, sir. ठीक है। तो दिखा देता हूँ मैं इस समय इसको आपको, क्या कह रहे हैं। मुझे 150 दिमाग में आता है, जीरो की फिगर है, दिमाग से निकल गई थी। 159 countries are currently members of WTO. Candidates of WTO membership कौन कौन से? 23 countries are currently negotiating with WTO for their membership. अभी वो negotiate कर रही हैं, ठीक है। तो वो countries ये हैं, ठीक है। अब ये countries कब कब ऐड हुई थी वो देख लो, अल्जीरिया, बेलारूस, सूडान, देन उज्बेकिस्तान, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आपको उसका नाम भी जरूर नजर आएगा, क्या नाम है, यूक्रेन का शायद, यूक्रेन देखो है इसके अंदर, क्योंकि यूक्रेन है ना 2005 के अंदर उससे सेपरेट हुआ था, यूक्रेन सेपरेट हुआ था 2005 के अंदर, तो उसको मेंबरशिप मिली होगी 2005 के बाद में, क्योंकि उससे पहले वो USSR का पार्ट था, यूक्रेन ऑलरेडी इसका पार्ट, ठीक है बेटा, समझ में आती बात? हाँ जी बेटा, डन। यस सर। तो मैं देखता हूँ Yes. सर 2005 के अंदर होना चाहिए मेरे ख्याल में, 2005 सऊदी अरेबिया, क्योंकि यूक्रेन जो है ना उससे सेपरेट हुआ था ना, तो उसके बाद में Sir, उसकी Ukraine मेंबरशिप ली। given. हाँ जी बेटा, Sir, यूक्रेन का नेम गिवन है। हाँ बेटा ऊपर गिवन है ना, मैं देख रहा हूँ यूक्रेन उसका मेंबर कब बना था। When Ukraine became the member of WTO. टू 2008 में बना। मैंने कहा ना 2005 में तो सेपरेट हुआ था उससे, रशिया से, तो उसके बाद में उसका मेंबर बना होगा। हाँ जी ठीक है, एंड इट वाज 152nd मेंबर। मैंने कहा ना बहुत लेट हुआ होगा, देखो 152nd मेंबर नजर आ रहा है, एक्सेशन टू यू WTO जो मैं कंफ्यूज दिखा रहा हूँ, ये देखो ये। This page gathers key information. Ukraine negotiation to join the WTO. Ukraine became 152nd WTO member in 16th May 2008. Done? Yes, sir. Okay, fine. तो ये वही बात भी आपकी क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब आगे फंक्शंस और WTO। WTO का काम क्या है भाई? नाम ही में हमने आपको बताया था, क्या नाम बताया था गैट का? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ट्रेड और टैरिफ पे हमारा बनाया गया था, तो इसका काम भी वही है, बायलैटरल हमारे जो दो देशों के बीच में ट्रेड और टैरिफ का वो होगा, उसके अंदर वो उसको क्या करवाएगा, हेल्प करेगा।
तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट कवर्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज टू फैसिलिटेट बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड बाय रिमूविंग ट्रेड एंड टैरिफ्स ऑन नॉन टैरिफ बैरियर्स। मतलब टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को क्या करता है, रिमूव करता है या कम करता है। हाँ जी राजे, क्लियर? Yes, sir. सो इसका दूसरा फंक्शन क्या है? एम्स एट एनलार्जिंग प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। एनलार्जिंग प्रोडक्शन एंड ट्रेड, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ट्रेड भी बढ़ेगा और सर्विसेज भी बढ़ेंगी। ठीक है, ट्रेड ऑफ सर्विसेज टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। दूसरी बात समझ में आती है बेटा? Yes, sir. तीसरी बात, हेल्प इन प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज। भाई सारे मेंबर्स को ग्रेटर मार्केट एक्सेस मिल गया, जहां मर्जी चाहे वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। डन। एंड द नेक्स्ट वन इज नाउ इंक्रीजिंग ग्रोथ इन द रेट ऑफ इकोनॉमी। हमारी ग्रोथ रेट इकोनॉमी की क्या हो रही है, बढ़ रही है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फेवर में अगेंस्ट कुछ बातें कही गई हैं। तो पहली बात क्या कह रहा है, क्या आर्ग्यूमेंट है हमारे फेवर में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फायदे क्या हुए? पहली बात, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज इंक्रीज बाय मेजर्ड बाय जीडीपी। भाई हमारे देश की ग्रोथ का पता कैसे सकते हैं, जब हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही होगी। एंड ग्रोथ ऑफ जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 5.6% इन 1980-91। 1980 से 1991 के बीच में हमारे देश की ग्रोथ रेट जो थी 5.6% थी, जो कि 8.4% हो गई 2010-11 में। इट शोज देयर हैज बीन इंक्रीज इन ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ इन द रिफॉर्म पीरियड। हाँ जी राजे, क्लियर? Yes, sir. Then 10th plan had projected the GDP growth rate at 8%. 10th plan जो हमारा बना था, वो हमारा बना था 8% के ग्रोथ रेट की। ठीक है, उसमें हमारी ग्रोथ रेट जो प्रोजेक्ट की गई थी, वो हमारा 8% हमारी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई। डन, क्लियर? अच्छा, 10th सही प्लान कब बना होगा? हाँ जी, बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? सर ये 10th 5-year प्लान है। 10th 5-year प्लान की बात ही करेंगे बेटा। ठीक है, डन। Yes, sir. अच्छा ये बताओ, कौन से 5-year प्लान के बाद हमारे इंडिया में प्लान बनने बंद हो गए थे? Sir 12th last, sir. 12th प्लान कब बना था? 12 से 17? Yes, sir. तो 11th कब बना होगा? Sir 2007 से, sir. 7 से 12, तो 10th कब बना होगा? Sir 1990. 2002 to 2007, 2002 से 2007। इससे पुराना कब बना होगा? 9 कब बना होगा? 97 to 2002। ठीक है, इससे पहला प्लान कब बना होगा? 92 to 97। और हमारा 8th प्लान होगा, राइट? सही बात है, ये बात क्लियर? Yes, sir. तो आपको 7 नंबर याद करना है। लकी 7 कहते हैं ना, मैं लकी 7 कहते हैं, वर्ड आपने सुना होगा लकी 7। Yes, तो sir. समझो 7वां 5-year प्लान जो था ना, वो जैसे ही खत्म हुआ 1990 के अंदर, फिर 2 साल का हमारा गैप आया था क्योंकि राजीव गांधी की डेथ वगैरह हो गई थी। तो 1992 से 97 जो हमारा प्लान बना था, 8th प्लान के बाद में हमारे देश में प्रोजेक्शन शुरू हुआ था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद में। तो समझो 7 इकोनॉमिक प्लान जो हमारे बने थे, 7 जो हमारे 5-year प्लान बने थे, उन सब में जो कुछ भी बेड़ा गर्क होना था हो चुका था। उसके बाद हमारे देश की ग्रोथ रेट बढ़े। डन, Yes, sir. ओके फाइन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हमारे देश में। पहले हमारे देश में स्ट्रक्चर बहुत बेकार था, अब स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए। कह रहा है रेफर्स टू शिफ्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। पहले हमारा देश किसमें ज्यादा डिपेंडेंट था? एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब ये किसमें शिफ्ट हो गया? सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। यानी कि शिफ्ट हुआ किसमें? स्ट्रक्चरल चेंज हुआ किसमें? प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। और हमारे देश में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ना जीडीपी में, वो किसका है? टर्शियरी सेक्टर का। Tertiary sector. During reform period, notice that growth rate of 8% according to 10th plan is mainly driven by the growth of service sector. Service sector का मतलब tertiary sector. Sir tertiary हाँ जी राजीव, sector. क्लियर? चलो Yes. अब आता है बेटा इंक्रीज इन FDI एंड FER। FER का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इसका मतलब। FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Prior to 1991, what was happening prior to 1991? Depletion of foreign exchange reserve was major reason for LPG. Liberalization, privatization and globalization. यहाँ पे foreign exchange rate नहीं है इसका मतलब, यहाँ पे foreign exchange reserve है, क्योंकि हमारा foreign exchange reserve क्या हो रहा था? डेप्लीट हो रहा था, मतलब कम हो रहा था, राइट? Yes, ठीक है। sir.
That was a major problem in our country. एक सिंगल fine. And in the post-reform period, FDI and FIIs have increased from US $100 million. जानते थे ना? In post-reform period, FDI and FII का मतलब foreign institutional investment. FDI का मतलब foreign direct investment have increased from US $100 million, जो कि हमारे देश में सिर्फ $100 million थी. आज वो कितनी है? $150 billion in 2003-4. ये हमारा पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में हुआ था. इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट जो कि $6 बिलियन था 1991 के अंदर, अब हमारे पास कितना है? 297.3 बिलियन इन 2010. सोचो 297 बिलियन डॉलर बता रहे बेटा 10-11 के अंदर. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन 2020-21. अभी मैंने आपको दिखाया था 637 या 631 बिलियन डॉलर था, याद है? Yes, sir. यानी कि पिछले 10 सालों में सोचो हमारा फॉरेन एक्सचेंज कितना इंप्रूव हुआ है. द फॉरेन एक्सचेंज हैज बीन इंप्रूव्ड टू डबल मोर देन डबल. 300 से 600 बिलियन डॉलर. $1 बिलियन $7,000 करोड़ होता है. ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो नजर आएगा कितने हजार करोड़ रुपए हमारे इंडिया में और आया. एट प्रेजेंट इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड. अब मेरे शायद और भी अच्छी पोजीशन है, एक नजर देख के बताते क्या है वो भी. अभी करंट याद कर लो. इंडिया पोजीशन सर 800 करोड़ देखा जाता है मेरा ख्याल है, अगर गोल्ड रिजर्व देखे तो. नहीं सर 800 सॉरी सर 800 बिलियन सॉरी. नहीं है बेटा, इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज है. सर मैं गोल्ड, हाँ सर. नहीं गलत है बेटा, 600 से समथिंग ऊपर है. मैं लास्ट शायद 800 देगी. अरे हो नहीं सकता बेटा, अभी तक इंडिया के अंदर हुआ ही. इंडिया फॉरेक्स रिजर्व है $601 बिलियन. हाँ जी जॉय नजर आ गया बेटा? यस सर. ठीक है, अब देखो हमारे पास फोर्थ रैंक आ गया. देखो नजर आ गया. Meanwhile, China is the top spot with the foreign exchange reserve $3,250 billion as of the December 2021, with forex reserve of $601.57 billion. As on June 3, India continues to hold the fourth rank with the Switzerland, Japan, and China. आप समझ सकते हो इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है इस समय. वैसे तो अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कम हो गया है पहले से. अर्लियर इट वाज मोर देन $637 बिलियन. ये जो अभी हमारी प्रॉब्लम चल रही है यूक्रेन और रशिया की, इसके कारण हमारा फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा कम हो गया. अदरवाइज इट वेरी गुड. इट वाज मोर देन $637 बिलियन. पैसा अब ज्यादा रहा है ना, क्योंकि इंडिया के अंदर काम धंधा थोड़ा कम हो गया, रिसेशन चल रहा बाकी कंट्रीज में. हाँ जी क्लियर बेटा? हाँ जी जॉय डन? Joy. Yes sir. Okay, fine. Yes. Okay. Now there comes a NEP has great stimulation to the overall production of the goods and services, which made possible to create marketable surplus according along with the meeting requirement of the domestic demand of goods and services in the country. कह रहा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो हमारे सबसे बड़ा फायदा हुआ, हमारी गुड्स एंड सर्विसेज में बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन हुआ, मतलब इंक्रीमेंट हुआ. ठीक है, which made possible to create marketable surplus. मार्केटेबल सरप्लस का मतलब हमारे पास गुड्स हम खुद तो खा ही रहे हैं, पी रहे हैं, वो भी पूरी यूज हो गई, फिर उसके बाद हम बाहर भी भेज पा रहे हैं. इंडिया इज नाउ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल एक्सेट्रा. डन? ठीक है बेटा, लेकिन जरा देख रहे हैं आगे कितनी अभी और अभी है स्किल्स. वेट करो, नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे ये सब. ठीक है, अभी है कुछ एक पार्ट अभी बचा हुआ है, एक क्लास लग जाए. डन? फाइन. Yes sir. ठीक है, ओके बाय. मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में. बाय. शांति रहिए, 2 मिनट देख करें. गुड इवनिंग बेटा.
हाँ जी बेटा, क्या पढ़ाते रहते हम आपको? सर आप मार्केटेबल सरप्लस बता रहे थे। बेटा नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा राजेश से आगे ना। ओके सर। ओके मैं, ठीक है, ओके बाय ओके, थैंक यू सर। बाय बेटा। जो मैं लेकर आया तो गर्म हो गया। पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया था कलेक्शन ऑफ डेटा, देखा था बेटा कितना क्या?